नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज विश्व भर में हेड एंड नेक कैंसर डे मनाया जा रहा है और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज हमारे विशेष मेहमान एम्स बिलासपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चलिए डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो ये विश्व हेड एंड नेक कैंसर डे मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? हेड एंड नेक कैंसर डे 27 जुलाई को हम लोग हर साल मना रहे हैं। जो हेड एंड नेक कैंसर है ये 7वां सबसे कॉमन कैंसर है। जो पुरुषों में ये पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है, ये पुरुषों में 5वां सबसे कॉमन कैंसर। तो आप ये कह सकते हो कि पूरे दुनिया भर में हर साल तकरीबन 8 लाख, 8.25 लाख मरीज़ आते हैं पूरे दुनिया भर में, नए मरीज़ जो होते हैं। और सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर की वजह से जो मौतें होती हैं दुनिया भर में वो तकरीबन 4.5 लाख होती हैं। तो ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में अगर इसका देखें कि कितना बोझ है हेड एंड नेक कैंसर का पॉपुलेशन के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया के तकरीबन 60% कैंसर के जो हेड एंड नेक कैंसर के लोग एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। उसमें मेनली भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। जो हमारा देश है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो हमारे देश में होते हैं। तो आप इसका बर्डन समझ सकते हो। पुरुषों में जो ये मुंह का कैंसर है वो हर 100 कैंसर में 16 लोगों को सिर्फ मुंह का कैंसर है। ओवरऑल अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो हमारे देश में 100 में से जो 100 कैंसर नए एक साल में डायग्नोज होते हैं उसमें से 20 कैंसर सिर्फ हेड एंड नेक के होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बात हम हेड एंड नेक कैंसर की कर रहे हैं, आपने मुंह के कैंसर की बात की, तो इसमें हेड एंड नेक कैंसर के अंतर्गत कौन कौन से कैंसर के प्रकार हैं जो इसके अंदर ट्रीट किए जाते हैं? इसमें अगर मैं जगह के हिसाब से बताऊं आपको तो जो सबसे कॉमन है हमारे देश में वो मुंह का कैंसर है। उसके बाद गले का कैंसर आता है, थूक की जो ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड कैंसर, पैरोटिड कैंसर्स वो इसमें आते हैं। उसके अलावा नाक के कैंसर्स आते हैं, साइनसेस के कैंसर्स आते हैं, कान के कैंसर, हमारा सिर के और मुंह की चमड़ी, गले की चमड़ी, ये सब कैंसर हम लोग देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बताऊं तो हमारा स्कल बेस जिसके ऊपर दिमाग बैठता है लगभग इस लेवल से, और जो कॉलर बोन होती है क्लेविकल, यहाँ तक का जो कैंसर है वो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत अलग अलग प्रकार के कैंसर्स इसके अंदर आते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी इनमें से किसी भी तरह के अगर कैंसर को पहचानने की बात करें या एक आम आदमी ये समझना चाहे कि ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो शुरुआती तौर पे इन तरह के कैंसर्स के दिखते हैं जिसके बाद एक इंसान को अपना चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है? जो लक्षण है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी जगह का कैंसर है। जैसे हमारे देश में सबसे कॉमन हम लोग बोलते हैं मुंह का कैंसर है, तो उसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, मरीज़ खुद ये चीज़ देखते हैं कि जो एक आम अल्सर छाले मुंह में पड़ते हैं वो तकरीबन 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं या मैक्सिमम दो हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। जो मुंह के कैंसर होते हैं वो भी छाले का ही रूप लेता है, पर वो छाला ठीक नहीं होता है। जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर छाला हो गया और वो कम होने के बजाय साइज़ में बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उनको जो है ना बहुत इस जो विशेषज्ञ हैं इसके, चाहे हम हो चाहे किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो, उनको दिखा लेना चाहिए ताकि वो फर्दर देख सकते हैं कि ये सस्पिशियस है, ये कुछ इसमें हमें शक लग रहा है कैंसर का है कि नहीं है। तो वो मुंह के कैंसर में जनरली छाले से शुरू होता है। वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है कि जब मरीज़ अपना मुंह नहीं खोल पाता है, गले में सोजिश आ जाती है। इसके अलावा जैसे गले का कैंसर है वो मुख्यतः आवाज़ का ख़राब होना, आवाज़ का बैठना या खाना खाने में दिक्कत होना, और खाना खाने के साथ जब हम खाना निगलते हैं तो उसको दर्द होती है, तो वो गले के कैंसर के लक्षण होते हैं। और कैंसर की दूसरी ये होती है कि वो शुरू में दर्द नहीं होती है, इसलिए लोग हमारे पास नहीं आते हैं, उनको लगता है अच्छा छाला है। दर्द उसकी तब होती है जब वो बढ़ जाता है, वहाँ पे जिस जगह पे है अगर वो वहाँ से बढ़ जाए और साथ की दूसरे जो ऑर्गेन्स होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर दें तब उसमें दर्द होती है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर है कि अगर बिना दर्द के कोई छाला मुँह में जो ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसानदायक नहीं है। तो हमें किसी भी विशेषज्ञ जो भी इसके हैं उनको दिखा लेना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर कोई भी इस तरह का इनिशियल सिम्टम, चाहे हम मुंह के छाले की बात करें, तो चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी अर्ली स्टेज पे कैंसर का डिटेक्शन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि इसके अर्ली साइंस क्या हैं। जब एक पेशेंट में इस तरह के साइंस आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो आपके पार्ट में किस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है, या ये कहें कि सबसे पहले कैसे ये पता लगाया जाता है कि इसको किस एरिया का कैंसर है, उसको डायग्नोस कैसे करें?
देखिए, एक तो मैंने अभी जो आपको लक्षण बताए लक्षण है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कि कई बार सिर्फ गले में गिठली होती है, लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं, या थायराइड है तो उसमें स्वेलिंग है, लंप है, सोजिश करके आ रहा है, या पैरोटिड में लंप करके आ रहा है, या नाक से रेशा चल रहा है उसमें खून आ रहा है, तो वो सारे लक्षण जैसे हमारे पास इन लक्षण के साथ जब ये मरीज़ हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अच्छा कौन सी जगह है इसमें इन्वॉल्व है, नाक इन्वॉल्व है या मुंह इन्वॉल्व है, गला जो भी है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी ट्यूमर है, कैंसर है, उसको हम अच्छे से देखते हैं कि हाँ ये बीमारी यहाँ पे है और कहाँ कहाँ गई हुई है यहाँ से। उसके साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है, जो प्राइमरी जगह जो कैंसर होता है, वहाँ से लिम्फ नोड्स होते हैं, गले में गिठली होती है, वहाँ के लिए भी फैलता है, तो हम लोग वो भी देखते हैं कि वहाँ तक कितना फैला हुआ है ये। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि मरीज़ को कुछ और बीमारी तो नहीं है इसके अलावा, क्योंकि कैंसर का जो भी हम लोग इलाज करते हैं वो थोड़ा सा लंबा चलता है और उससे शरीर के ऊपर थोड़े से दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, दुष्प्रभाव या फिर साइड इफ़ेक्ट आप बोलोगे। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि शरीर में जैसे हमें शुगर की बीमारी तो नहीं है मरीज़ को ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कुछ ऐसी और बीमारी तो नहीं है, तो उनको भी हमें अच्छे से पहले टैकल करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। उसके साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि मरीज़ काम कैसा कर रहा है, मरीज़ काम ठीक करता है या कैंसर की वजह से उसको कमज़ोरी आई है, उसको हम इलाज कर सकते। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये कैंसर इसको क्यों हुआ है, अगर जिस वजह से उसको कैंसर हो रहा है, अगर वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखता है, मान लो वो धूम्रपान का सेवन करता है तो लगातार रखेगा तो क्या होगा, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर हमने ये कैंसर ट्रीट कर भी लिया तो दोबारा होने का रिस्क है, और ये ट्रीटमेंट भी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है जी। तो ये सब करने के बाद जब हमने उनको अच्छे से देख लिया, फिर हमें लगा कि नहीं ये हमें डाउटफुल कैंसर लग रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, तो हम लोग फिर उसमें से सबसे पहला काम होता है बायोप्सी करना। उसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी अगर हमने कर दिया उसके बाद हमें कुछ चीज़ें तो देखने पे पता चल रहा है कि ये कैंसर यहाँ गया हुआ है, लेकिन जो डीप अंदर कितना गया हुआ है वो चीज़ हमें मालूम नहीं चल पाती है जस्ट देखने से। उसके लिए हम लोगों को सीटी स्कैन या MRI या पेट स्कैन वो ज़रूरी होता है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम लोग स्टेजिंग चेक करें कि क्या स्टेज है। स्टेज इसलिए ज़रूरी रहती है, एक तो उससे हमारी जो ट्रीटमेंट है वो पता चलती है कि क्या ट्रीटमेंट हमने मरीज़ को देनी है। तो स्टेजिंग में अलग अलग होता है, जैसे ट्यूमर होता है उसकी स्टेज अलग होती है, फिर लिम्फ नोड है उसकी स्टेज अलग होती है, शरीर में कहीं और जगह है उसकी स्टेज अलग होती है। और दूसरा ये स्टेजिंग अलग अलग होती है हर कैंसर के लिए, चाहे मुंह का कैंसर हो, गले का हो, पैरोटिड हो, थायराइड हो, हर चीज़ के लिए अलग स्टेजिंग होती है, और ट्रीटमेंट भी अलग होता है हर चीज़ के लिए। तो जनरली हम लोग जो बोलते हैं कि हम स्टेज 1, 2, 3, 4, 4 को भी हम 4A, B, C में करते हैं। तो जो 4C होता है वो सबसे एडवांस होता है, मतलब शरीर में कहीं और जगह कैंसर गया हो, तो उसमें हम लोगों के पास जो मरीज़ को ठीक करने की जो होती है वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर में यानी कि वो सबसे एडवांस लेवल है और उसके बाद अब उसको क्योर नहीं किया जा सकता जी। तो हम लोग दूसरा क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज होते हैं, हमने जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होते हैं उसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो अर्ली स्टेज में हम लोग सिंगल मोडेलिटी देते हैं, मतलब एक ही चीज़ से ट्रीट करते हैं। अगर ऑपरेशन से हो तो सिर्फ ऑपरेशन होगा, अगर हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं तो सिर्फ रेडियोथेरेपी से होगा अर्ली स्टेज में। जो एडवांस स्टेज होती है उसमें सिंगल ट्रीटमेंट से नहीं होता है, आपको दोनों चीज़ें देनी होती है। या तो सर्जरी अगर कर रहे हो तो आपको साथ में रेडियोथेरेपी भी बाद में देनी पड़ती है, कीमोथेरेपी की कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। अगर आप सिर्फ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों दे रहे हो तो फिर वो दोनों चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती है एडवांस स्टेज में। हम स्टेज 4C है, उसमें हम लोग सिर्फ पैलिएटिव के हिसाब से जाते हैं। पैलिएटिव का मतलब है कि हम उनका जो सर्वाइवल है, जो जीना है, वो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितना टाइम तक मरीज़ जिए उनकी जो ज़िंदगी हो वो बहुत अच्छी रहे हो। करने की ऐसे कौन से कारण हैं रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में या हमारे आसपास के वातावरण में, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर जो है आजकल इतना फैल रहा है, या हमारे एशिया में कहें या हमारे इंडिया प्रदेश की बात करें, ऐसे कौन से वो कारण हैं, उनके बारे में ज़रूर चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि इन कारणों से हम बच के रहें। इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो तंबाकू का सेवन करते हैं उसमें तंबाकू दो तरह का होता है। एक होता है स्मोकिंग, जो करते हैं, बीड़ी का सेवन करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ये एक रूप है इसका। तो वेस्टर्न में ये चीज़ ज़्यादा है, जो बीड़ी और सिगरेट पर ज़्यादा, इसलिए उनको लंग कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उनसे हेड एंड नेक कैंसर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होता, उससे भी होता है, लेकिन लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि जो स्मोकलेस टोबैको होता है, जो तंबाकू जो चबाते हैं लोग, मुंह में रखते हैं, जैसे गुटखा है, खैनी है, जर्दा है, पान मसाला है, ये चीज़ सुपारी है, ये चीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से ये एक सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे अल्कोहल, शराब का सेवन करते हैं, वो भी इसके लिए बहुत हानिकारक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो शराब प्लस तंबाकू दोनों को मिक्स करते हैं, उसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शराब होता है वो जो तंबाकू के अंदर जो जिससे कैंसर होता है ऐसे तत्व होते हैं उनको बहुत जल्दी बॉडी में पहुंचा देता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई मुंह के कैंसर की, जैसे बाकी के कैंसर्स भी आपने बताए, गले की आवाज़ के साथ जो हमारे लिंक्ड कैंसर रहते हैं, क्या इनके भी यही कारण हैं जो हमारे नशे की प्रवृत्तियां हैं, या कोई एनवायरनमेंट में भी इस तरह के फैक्टर्स रहते हैं, या हमारा खान पान कुछ और इस तरह का रहता है जिनकी वजह से ये होता है? देखिए, हमारे पास जो 90 से 95% जो हेड एंड नेक कैंसर्स आते हैं, कैंसर के मरीज़ आते हैं, उनमें या तो वो तंबाकू चबाता है, या फिर वो शराब पीता है, या बीड़ी पीता है। यही मुख्यतः कारण, 90 से 95% कारण यही है। वो चाहे आपका मुंह का कैंसर हो, चाहे वो गले का कैंसर हो, ओरोफेरिंक्स का कैंसर हो, यही कारण रहता है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई एडिक्शन नहीं होती है, ना वो तंबाकू का सेवन करते हैं, ना वो शराब पीते हैं। उनमें दूसरे कारण होते हैं, जैसे बहुत तीखे दांत हैं। जैसे महिलाओं में अगर देखेंगे तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि उनके जो तीखे दांत हैं वो जीभ में लगते थे और उसके बाद कैंसर बन गया। तो ये बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा ये रहता है कि अगर हमें लगा कि कोई भी एडिक्शन नहीं है इन मरीज़ों में, तो उसमें जेनेटिक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, कि जेनेटिक कैसा है हमारा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो ये बेसिकली जो जेनेटिक फैक्टर है, जो बाहर से तंबाकू या कुछ भी जिससे कैंसर होता है, वो उन पदार्थों का सेवन होता है, उनका आपस में जो इंट्रैक्शन होती है उसका कारण होता है कि कुछ को कैंसर होता है, कुछ को कैंसर नहीं होता है। इसके अलावा जैसे थायराइड कैंसर है, इसमें इन चीज़ों का ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बोलती है कि पहले रेडिएशन थेरेपी मिली हो, उसमें रहता है। उसके अलावा जैसे नाक और पेरेनेसल साइनसिस कैंसर है, उसमें ये कारण उतने नहीं हैं। बट इसके अलावा जैसे कुछ लोग जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो ये देखा गया कि उन लोगों में नाक और साइनसिस के ज़्यादा रहते हैं रिस्क, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। अभी रिसेंटली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका है या यूरोप है, वहाँ पे ये देखा गया कि कुछ वायरसेस हैं जो कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे हमारा ओरोफेरिंजियल कैंसर है, उसमें जैसे टॉन्सिल का कैंसर है, जीभ के पिछले हिस्से का कैंसर है, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जो ओरोफेरिंजियल टॉन्सिल या जीभ के पीछे के जो कैंसर होते हैं, जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है, 45 से लेकर 70% लोगों में सिर्फ वायरस होता है, जिसको हम HPV वायरस बोलते हैं। यानी कि वो वायरस है, कैंसर का प्रकार नहीं? वो वायरस है, वो वायरस कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तो वो जो कंट्रीज़ है अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे लगभग 45 से 70% ओरोफेरिंजियल कैंसर के लिए वायरस है जिम्मेदार। हमारे देश में थोड़ा कम है, 15 से 20%, इससे ज़्यादा नहीं है। और कुछ और वायरस है, जैसे नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा है, वहाँ पे एक एपिस्टीन बार वायरस होता है, तो वो वायरस उस कैंसर के लिए देखा गया कि बहुत कॉमन है। पर इन वायरस, ये जो कैंसर्स हैं जिनमें ये वायरस पाया गया है, या दूसरे यही कैंसर जिसमें वायरस नहीं मिला है, तो जिनमें वायरस मिला है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट को। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो कैंसर ट्रीटमेंट में सामने आती है वो ये कि इसका इलाज बहुत महंगा माना जाता है। तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या ये कहें जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इस संस्थान से अपना इलाज किस प्रकार से करा सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है, या कोई दूसरी स्कीम्स यहाँ पे जो चल रही हैं, क्या वो सभी यहाँ मान्य हैं? जी, देखिए, जो कैंसर का, जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, जो कैंसर की सर्जरीज होती है, हम लोग यहाँ पे सब कर रहे हैं। जो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास हिम केयर कार्ड होता है, या जिसके पास स्वास्थ्य कार्ड होता है, वो सब कार्ड की सेवाएं हमारे पास यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, और उनको मुफ्त इलाज दिया जाए। उसके अलावा दूसरे मरीज़ों के लिए भी बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में हम लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि यहाँ का इलाज महंगा नहीं है, यहाँ पे एक अच्छे इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो दर्शकों, हमारे पास समय का अभाव है। सर, आपने बहुत सी जानकारी आज हेड एंड नेक कैंसर के बारे में दी। हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारी से मिली होगी, उन्हें लाभ हुआ होगा। तो सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।